Hello everyone, my name is Manju Saraswat, and as we have already discussed on political party in chapter 6, and we knew about the political parties and functions of the political parties, and in this video we will know about the problems and challenges faced by political parties. Okay, so let's start. एज यू नो द पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जो डेमोक्रेसी है ना, वहाँ पर क्या होता है कि फेडरल सिस्टम, मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें कि क्या होता है, टू काइंड्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती हैं। तो कुछ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जिनका कि इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री होता है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जिनका कि केवल अपने रीजन, केवल अपने एरिया में ही इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पर जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ किसे कहते हैं। तो ये एक ऐसी पार्टी होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, कि एक तो इसका इन्फ्लुएंस जो है पूरे कहाँ होता है, पूरे कंट्री में होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या करती है कि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो बनाते हैं, तो यहाँ पर ये कि इसको ध्यान में रख के मतलब ऑल ओवर द कंट्री, एंड इनका इन्फ्लुएंस एंटायर कंट्री में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है कम से कम 6% जो इसका टोटल वोट्स है लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में या 4 स्टेट्स में जो है इसके होने चाहिए। तो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस, दोनों में 6% वोट जो है सिक्योर होने चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट सिक्योर कर पाती है ना, 4 स्टेट्स में, तो वहाँ आप देखेंगे वो क्या, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो यहाँ पर हम कुछ नेशनल पार्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आप लोग जान रहे हो, जो इस टाइम पे रूलिंग पार्टी है दैट इज़ बीजेपी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम देखेंगे कि ये जो है 1980 में फाउंडेड हुई है, ठीक है। और ये 1918 में फाउंड करने वाले जो इसके फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आप देखेंगे कि ये जो इनका मोटिव क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, इनका गोल क्या है, कि वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़। एज वी आर सीइंग इन आर प्रेजेंट कि ये जो है कल्चर और वैल्यूज़ पर बहुत फोकस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है करेंगे कि और जो अपने कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, जस्ट लाइक वी आर सीइंग जम्मू एंड कश्मीर जो था इनका, वो स्टार्टिंग से ही गोल रहा है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पर भी ये फोकस करेंगे, और फुल टेरिटोरियल जो है एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ये चाहते हैं इंडिया में। तो ये इनका गोल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि आप इसमें ईयर अपने पास राइट कर सकते हैं 1980। ओके, द नेक्स्ट वन इज, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो ये 1885 में हमारी ये सबसे ओल्डेस्ट पार्टी रही है। इसका नाम क्या है, कांग्रेस पार्टी है ना। तो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पार्टी रही है। अब जितने भी हमारे फ्रीडम को लेके मूवमेंट्स रहे हैं उनको भी इन्होंने ही लीड किया हुआ है। तो ये जो पार्टी फॉर्म की गई है वो किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनके लीडर्स रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर कितने इनके पॉलिटिकल लीडर्स भी रहे जिसके बारे में आप जानते रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हमारे क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा इसने मूवमेंट क्रिएट किए हैं, और ये क्या है, एक ओल्डेस्ट पार्टी है। एंड अब जो आप नेक्स्ट देखने वाले हैं वो क्या है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अब से कुछ सालों पहले यहाँ पर इन यूपी में लीड किया करती थी। तो 1984 में इसको काशीराम जी के द्वारा जो है जो इसके फॉर्म किया गया है। और इनका जो मेन जो एजेंडा रहा, जो गोल रहा, वो क्या है कि 6 टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर टू
for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasis, OBCs, and religious minorities. It means they focused all minorities here. And next one is the Communist Party ऑफ इंडिया, या यहाँ पर आप देखेंगे सीपीआई जो है टू टाइप के हैं। एक तो है सीपीआई जो मार्क्स के आइडियाज़ को यहाँ पर फॉलो करते हैं, लेनिन के आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, जिनके बारे में आप ऑलरेडी प्रीवियस उसमें क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने हमेशा जो अपोज किया है वो इम्पीरियलिज्म का, कम्युनलिज्म का विरोध किया है ना। और जो इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को ही इनका जो है क्या रहा है, ऑब्जेक्ट रहा है। तो ये वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में मेनली ये क्या रही। नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो है यहाँ पर नेशनलिस्ट कांग्रेस। कौन सी है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, दैट इज एनसीपी। ये जो फॉर्म हुई है 1999 में, एंड ये क्या है, कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट हुई है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका भी फोकस सेम गांधीयन जो इसका सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ये किसे, ये यहाँ पर कांग्रेस से क्या हुई है, स्प्लिट हुई है। और जो नेक्स्ट वन है वो कौन सी है? सीपीआई, जो कि सीपीआई जो मार्क्सिस्ट जो वाली जो बनाई गई थी 1964 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पार्टी जो है बाद में बनाई गई है, जो मार्क्स के आइडियाज़ पर फॉलो हुई है। और यहाँ पर ये जो सीपीआई है वो किस पर है? 1925 में फॉर्म हुई है। और इनका भी बिलीव क्या था कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के आइडियाज़ को फॉलो करना था, और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को फोकस करना था। और इन्होंने फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म का हमेशा विरोध किया है। तो दीज आर द नेशनल पार्टीज। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रीजनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। तो यहाँ पर हम आपको कुछ रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बारे में बता देते हैं कि दीज आर द प्रेजेंट इन ओनली of the federal units, and regional parties have their own policies and programs। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 6% जो टोटल वोट्स हैं इलेक्शंस में लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 2 सीट्स यानी कि है ना, तो ये रिजर्व सिक्योर करते हैं। तो ये कुछ पार्टीज़ के आपके जो बोर्ड में एग्जामिनेशन में जो आता है, इसमें से या तो डिफरेंस आता है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाता है स्टेट वाइज जो इम्पोर्टेंट रीजनल पार्टीज़ हैं, या कुछ रीजनल पार्टीज़ के नेम पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा कि तमिलनाडु में जो रीजनल पार्टी है वो उसका नेम, आंध्र प्रदेश की रीजनल पार्टी का नेम, केरला की रीजनल पार्टी का नेम, पुडुचेरी की रीजनल पार्टीज़ का नेम। तो यहाँ पर कुछ रीजनल पार्टीज़ के नेम पूछ लिए जाते हैं, जिसका कि ऑलरेडी एग्जाम्पल में गिवन है। देखिए डेमोक्रेसी में जो पार्टी है वो पार्टी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिमाइंडर किया गया है, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में डिफरेंस बताया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का ज़्यादातर डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेशनल पार्टी हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री और इन सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट पार्टी इज़ लिमिटेड टू अ स्टेट और अ रीजन। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेशनल पार्टी है वो नेशनल पार्टी जो इंटरनेशनल इश्यूज़ पर वर्क करती है ना। और वहीं रीजनल पार्टी जो होती है वो केवल रीजन, उस एरिया के, उस क्षेत्र के बारे में ही बात करती है। और जो नेशनल पार्टी होती है वो क्या है, वो क्या करती है, पार्टी हैव टू हार्मोनियस टू द नेशनल एज वेल एज द स्टेट इंटरेस्ट। इसके जो एजेंडा में, इसके गोल में पूरा होल कंट्री रहता है, एंटायर कंट्री रहता है। जबकि स्टेट जो पार्टी होती है वो यूजुअली स्टेट ऑटोनॉमी, जो उसका पर्टिकुलर स्टेट होता है उसको ही फोकस रख के यहाँ पर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, और उनके ही इश्यूज़ को कवर किया जाता है। ठीक है। तो अब जो मैंने अभी आपसे बात की यहाँ पर कि हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी यहाँ डेमोक्रेसी में। तो अब सबसे ज़्यादा जो विजिबल फेस है वो यही है डेमोक्रेसी में। और ये हम देखते हैं कि ज़्यादातर वर्किंग डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उनको बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करनी पड़ती हैं, कि वो जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपना वर्क ढंग से नहीं करते हैं, लोगों में लोग क्या करते हैं, है ना, तो इसीलिए लोग जो है उनसे सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जा रही है, तो लोगों की जो उन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, तो कुछ जो वर्किंग यहाँ पर कंडीशन है, तो क्या फोकस्ड ऑन आर प्रॉब्लम्स एरियाज इन द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को आप देखेंगे कि नीड टू फेस द ओवरकम, इन सारे चैलेंजेस से उबरना है, इन सारे चैलेंजेस को इनको क्या करना है, से इनको पार जाना है। इन ये चैलेंजेस जो हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है वो हम बात करते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो हम कैसे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी की लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, किस तरीके से लैकिंग है डेमोक्रेसी की। तो आप देखिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ टेंडेंसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। यस, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादातर क्या होता है कि जो टॉप लीडर्स होते हैं दे सेलेक्ट द कैंडिडेट ऑलवेज, है ना। और पार्टीज़ में क्या होता है कि भाई चाहे कोई भी छोटी संस्था हो, इंस्टीट्यूशन हो, या बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन हो, या पॉलिटिकल पार्टीज ही क्यों ना हो, सभी क्या है डेमोक्रेसी के रूल्स तो सभी जगह फॉलो होते हैं। तो पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, अपने जो मेंबर्स हैं उनके मेंबरशिप जो रजिस्टर करनी चाहिए। और यहाँ पर क्या रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए इन लोगों की, जो कि होती नहीं है ना। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। तो यहाँ पर इंटरनल इलेक्शंस के बेस पर नहीं, जो टॉप लीडर्स ने चुन लिया, जो टॉप लीडर्स ने डिसीजन ले लिया, एंड जो मोस्ट ऑफ इश्यूज होते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लीडर्स ओनली। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी मस्ट बी अप्लाइड इन एवरी एरियाज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्टीज़ में इंटरनल डेमोक्रेसीज़ की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, कि कैसे वहाँ पर रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती हैं, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते हैं, है ना। एंड टॉप डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लीडर्स। एंड डायनेस्टिक सक्सेशन इज द another challenge, so the political party has to overcome, बट हाउ। आप देखेंगे कि ये जो रिफॉर्म है उसके बारे में तो हम बाद में बात करते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि ये डायनेस्टिक सक्सेशन किस तरीके से, जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपने देखा होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या होता है कि कुछ फैमिलीज़ का ही काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है यहाँ पर। तो कुछ लोग जो लीडर्स होते हैं वो इसका एडवांटेज भी लेते हैं और अपनी फैमिली के लोगों को ही आगे प्रमोट करते रहते हैं, अपनी फैमिली के लोगों को ही टिकट देते रहते हैं। तो एक तरीके से एक पूरी फैमिली का डोमिनेशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलेंगी जो कि यहाँ पर इस तरीके की चैलेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट है वो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। तो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस किस तरीके से कि भाई यहाँ पर जो है मीनिंगफुल चॉइस की कमी है, यानी कि सभी जो है जो देखने को मिलते हैं, हम कहते हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये सारे जो हैं देखने को मिलते हैं किस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर देखिए मीनिंगफुल चॉइस कैसे, कि द फोर्थ चैलेंज इज़ द, ये जो है वैसे मैं आपको जो थर्ड बता रही हूँ, आपकी बुक में ये फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है कि मीनिंगफुल चॉइस की कमी कैसे है। कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पार्टीज़ हैं, है ना, वो उनमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है सफल भी करते रहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। तो ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं उसमें क्या आप देखेंगे कि आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं वो
बहुत ज़्यादा माइनर हैं, तो ये पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको हमने यहाँ पर हम देखेंगे कि लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। तो जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, है ना, वहाँ पर आप देखेंगे, बट डिफर ओनली इन डिटेल, बट हाउ द पॉलिसीज आर बी फॉर्म्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर आप इस फेज में यहाँ पर हैं जो सभी पार्टीज़ क्या हैं, लगभग एक हैं। तो मनी एंड मसल्स पावर भी एक यहाँ पर देखेंगे, एक नया जो चैलेंज है वो किस तरीके से, देखिए जिसके पास पैसा है, जिसके पास मैन पावर है, जिसके पास मनी पावर है, मोस्टली जो है ऐसे ही लोग आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिलेंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मेन फोकस जो होता है वो इलेक्शन को, विनिंग ऑफ द इलेक्शंस ही होता है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं क्या, इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट, तो यहाँ पर वो केवल कौन से लोगों को नॉमिनेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनके लिए फंड रेज करते हैं, लॉट्स ऑफ मनी रेज करते हैं। एंड रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका इन्फ्लुएंस पॉलिसीज़ में आपको इजीली देखने को मिलेगा। या फिर जिन आप देखेंगे कि बहुत लोगों का क्रिमिनल कनेक्शंस भी होते हैं, है ना, तो पार्टीज़ ऐसे लोगों को भी क्या करती है, इलेक्शंस में ऐसे लोगों से भी हेल्प लेती है। तो ये चीज़ें जो हैं डेमोक्रेसी में। एंड नेक्स्ट करप्शन, तो करप्शन तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कंडीशन जो है वो इंडिया में देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी, यानी पॉलिटिक्स भी कोई डिपार्टमेंट ये भी ऐसे अलग नहीं है, यहाँ पर सभी जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हाउ वी कैन ओवरकम फ्रॉम दीज चैलेंजेस, तो यहाँ पर क्या सजेशंस हैं, तो कुछ स्टेप्स तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सजेशंस में और मेजर्स में आप प्लीज़ थोड़ा सा डिफरेंस करिएगा कि इफ़ the measures are asking, then you will tell the steps has been taken by the गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जो मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार के लिए, वो तो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि जो एमएलएज और एमपीज जो हुआ करते थे, है ना, वो सीट जो है एक बार इलेक्ट होने के बाद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो चेंज किया करते थे। तो यहाँ पर ये क्या बना दिया गया, एक लॉ बना दिया गया है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है अब जो है डिफेक्शन नहीं कर सकते, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैश रिवॉर्ड के तौर पर इनको मंत्री लीडर्स जो हैं वो खरीद लिया करते थे। बट लेकिन अब जो लॉ है वो क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई एमएलए और एमपी वो चेंज करता है पार्टी, तो ही और शी विल लॉस द सीट इन लेजिस्लेचर। ओके, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू भी काफ़ी अब देखेंगे कि इस तरीके का जो पार्टीज़ को जो चेंज किया करते थे लालच में, वो चीज़ें अब कहीं हद तक कंट्रोल हुई हैं। अब जो नेक्स्ट है इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा लिया गया है, टू फाइल एन एफिडेविट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा लॉ पास किया है कि यहाँ पर आप देखेंगे एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड क्रिमिनल। तो हाँ, यानी कि जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, वो कैंडिडेट को मैंडेटरी है कि वो क्या करेंगे, वो एक एफिडेविट देंगे जिसमें कि वो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल, क्रिमिनल केसेस के बारे में सारी डिटेल, फैमिली के बारे में सारी डिटेल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिटेल, इनकम के जितने भी सोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल, तो ये सब से रिलेटेड वो क्या देंगे, एफिडेविट जो है देंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया है वो क्या है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा लॉ भी पास किया है कि एवरी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल election and file their income tax return, and they have to file their income tax returns. So the parties have started doing so, but sometimes it is mere formality। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि हालांकि ये लॉज तो बना दिए गए हैं, लेकिन क्या है, ये सिर्फ एक क्या है, फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि इसमें आपको देखने को मिलती हैं। और रिज़र्व सीट्स
तो ये पता ही है कि रिजर्व सीट्स कर दी गई हैं महिलाओं के लिए और वीकर सेक्शन के लिए, है ना। और टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एवरीवन कैन सी द प्रोसेस, है ना, थ्रू द RTI। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोशिश की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कि वो ज़्यादातर क्या मेंटेन रखें, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखें। तो ये तो रहे जो है डिसीजंस जो लिए जा चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सजेशंस टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो क्या सजेशंस हैं, तो देखिए जैसे कि अभी आपने चैलेंज में देखा कि इंटरनल अफेयर्स जो हैं, है ना, उनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सभी पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा लिए जाने चाहिए। जो इलेक्शंस हैं, इंटरनल इलेक्शंस हैं, है ना, वो क्या कर देने चाहिए, वो रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिलेक्शन है वो इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए यहाँ पर। और जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ पार्टी लीडर्स के द्वारा न लिए जाएं, मीटिंग्स होल्ड की जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक डेमोक्रेसी में जिस प्रकार ज़रूरी हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इंटरनल, जैसे डेमोक्रेसी के लैकिंग ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी के अपने चैलेंज में जो पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने क्या कि भाई सजेशन क्या है कि ये अब जो है पार्टी को क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो और पार्टी के लिए मैंडेटरी क्या कर दिया गया है कि वो जो अपने उसके मेंबर्स जो हैं, है ना, मिनिमम नंबर जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स जो है रिजर्व कर दी जाएं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर शुड बी अ कोटा फॉर वीमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ ऑफ द पार्टी। और नेक्स्ट जो है कि गवर्नमेंट को फंडिंग करनी चाहिए स्टेट इसमें इलेक्शंस में, तो जिससे कि ये जो बड़ी पार्टीज़ हैं और जो छोटी पार्टीज़ हैं वहाँ पर जो डिफरेंस है ना एक्सपेंडिचर में, वो देखने को ना मिले। जिससे कि कई बार जो होता है कि ज़्यादा अच्छा बजट होने की वजह से बड़ी पार्टीज़ जो हैं ज़्यादा कैंपेनिंग कर पाती हैं, खर्चा ज़्यादा कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे कि नहीं मिलनी चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट जो है स्टेट फंडिंग करनी चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेट फंडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस इन काइंड ऑफ एग्जांपल पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एट्सेट्रा। तो और बाकी का इसमें अब देखेंगे कि हर एक सेक्शन से वोट कास्टिंग जो है कंपलसरी कर देनी चाहिए। एंड डेटा रिगार्डिंग द कास्ट एंड रिलीजन and OBC, ST, SC should not be utilized during the election period in any form. So these are the suggestions, these must be followed by the government and everyone and in political parties also. तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए दो तरीके होते हैं रिफॉर्म करने के। यहाँ पर जो दो सजेशन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो क्या है कि वन कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। तो आप कैसे कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू, एजिटेशन के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू कर सकते हैं, पर प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि पार्टिसिपेशन के थ्रू, जो आप पार्टिसिपेशन करेंगे, है ना, उससे भी डायरेक्ट जो है इसमें क्या किया जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो यानी कि इसको पॉलिटिकल पार्टी को या तो ज्वाइन करके या उसके ऊपर प्रेशर बनाकर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।